Okay, guys. We are at population. पॉपुलेशन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं वो आपके साथ जरा डिस्कस कर लूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पॉपुलेशन इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी बुक के सबसे एंड में आपको ये मिलता है। उसकी वजह ये है कि भाई जितनी भी ज्योग्राफी है या जितनी भी हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडीज के अंदर बात कर रहा हूँ, वो डिपेंड ही पॉपुलेशन पे करती है। एक सिंपल सी चीज़ तो मैं सपोज करो कि अगर इंसान है ही नहीं तो फिर ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का करना क्या। इफ ह्यूमन डज नॉट एग्जिस्ट तो आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी का करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते आप। ना हिस्ट्री आपके किसी काम की, ना ज्योग्राफी आपके किसी काम की। तो पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, जब लोग आपके अराउंड होंगे, जब जिंदा इंसान आपके आसपास होंगे, तभी ज्योग्राफी भी मैटर करती है, तभी आपकी हिस्ट्री भी मैटर करती है। वरना तो ना हिस्ट्री मैटर करेगी ना आपकी ज्योग्राफी मैटर करेगी। समझना इस बात को। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक ना। पॉपुलेशन में क्या है कि भाई नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। नंबर ऑफ पीपल जो एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक टाइम में जहां पर रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। दिस इज बेसिकली पॉपुलेशन। समझना। ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट का मतलब आपके पास यहाँ पर ये है कि भाई आपने नेचुरल इंक्रीज और नेट इमिग्रेशन को फाइंड आउट करना है, या नेट माइग्रेशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा, माइग्रेशन से पहले आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। मैं पहले इसको समझाता हूँ। एमिग्रेशन का मतलब होता है मूविंग आउट ऑफ एन एरिया, यानी मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं या कराची से बाहर जा रहे हैं, दैट इज एमिग्रेशन, यानी टू मूव आउट फ्रॉम सम प्लेस। और इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? टू मूव इन टू सम प्लेस। यानी आप दुबई से कराची आ रहे हैं या हैदराबाद से कराची आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं पर आएंगे तो वो इमिग्रेशन है, और कहीं से जाएंगे तो वो एमिग्रेशन है। इस बात को अपने माइंडसेट के अंदर बिठा लें। ठीक है, आप कहीं से आएंगे तो वो चीज आपके लिए कहलाएगी इमिग्रेशन, और जाएंगे कहीं से तो वो एमिग्रेशन कहलाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब ग्रोथ रेट को क्या कहा जाता है? देखो, माइग्रेशन का मतलब पता है क्या है? टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर गुड। यानी मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में रहता था और मैं हमेशा के लिए यूएसए चला गया, इसको माइग्रेशन कहते हैं। हमेशा के लिए मतलब ये कि अब मैं रेगुलर रहने के लिए वहां चला गया, अब पाकिस्तान में ओकेजनली विजिट करूंगा। या मैं पाकिस्तान में रहता था और मैं ओकेजनली रहने के लिए जो है वो दुबई चला गया, आई मीन शिफ्ट होने के लिए दुबई चला गया, और अब मैं पाकिस्तान ओकेजनली आऊंगा। इसको माइग्रेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज बेसिकली माइग्रेशन। अच्छा, वो वाली माइग्रेशन हमें बहुत ही कम दिखती है कि कोई बाहर मुल्क से आए और पाकिस्तान में रहना शुरू कर दे। ये वाली माइग्रेशन हमें कम दिखती है। ये माइग्रेशन आपकी दो ही टाइम पाकिस्तान में हुई है, जो बड़े नंबर्स में हुई है। एक हुई थी 1947 में जब हमारा मुल्क बना था, और दूसरी हुई थी 1971 के अंदर जो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, नहीं, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं तो वी नो अबाउट। अब आते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कैसे निकलती है कि इमिग्रेशन कितनी हुई, उसमें से एमिग्रेशन को माइनस कर दिया जाए। सही है। यानी जो भी इमिग्रेशन, नंबर ऑफ पीपल की इमिग्रेशन है वो हमने लिखी, और माइनस कर दिया उसको नंबर ऑफ पीपल जो एमिग्रेट कर रहे हैं उससे। तो ये हमेशा ही, मैं आपको वैसे इन जनरल बता दूं, हमेशा आपकी इमिग्रेशन ज्यादा ही होती है, लोग ज्यादा बाहर जा रहे होते हैं। बाहर से पाकिस्तान आने वालों की तादाद बहुत कम है। दूसरी चीज है आपके पास नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज कैसे निकलता है कि भाई बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करो। नेचुरल इंक्रीज का मतलब क्या है कि हम ये अंदाजा लगाते हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल है कि भाई कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। तो हमने एक नेट इफेक्ट निकालना होता है कि लोग ज्यादा मर रहे हैं या लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो हम इस चीज को एक नेट इफेक्ट के तौर पर निकालते हैं। अच्छा, मुझसे अक्सर बच्चा ये सवाल पूछता है कि सर, आप बोल तो ठीक रहे हैं कि भाई हम नेचुरल इंक्रीज निकाल रहे हैं जिसमें से हम बर्थ में से डेथ को माइनस कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा था कि यार सर, आपको कैसे पता लगेगा भाई कितनी बर्थ हो रही है कितनी डेथ हो रही है? तो देखो, मसला यही है कि जाहिर है, इट इज नॉट इजी कि आप
एकदम एग्जैक्ट या परफेक्ट फिगर के ऊपर बात कर रहे हो। हम परफेक्ट फिगर की यहाँ पर बात नहीं कर रहे। ये बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझाता हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट फिगर। हम एग्जैक्ट या परफेक्ट फिगर की बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। हम किस चीज की बात कर रहे हैं उसको जरा सा समझना। हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि भाई जो बर्थ रेट, यानी मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे हैं वो हॉस्पिटल के अंदर पैदा होते हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो हमें बर्थ रेट इस तरीके से मिल जाता है। जो लोग ऑफिशियली मरते हैं, ऑफिशियली मरने का मतलब कि भाई उनके घर वाले हैं, उनके पीछे लोग हैं, जब वो मरते हैं तो उनका एक डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इससे हमें डेथ पता लग जाती है, वरना ये नहीं होता कि भाई कोई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ है कि भाई कितने पैदा हो रहे हैं कितने मर रहे हैं, ऐसे नहीं पता लगाया जा सकता। तो इसी वजह से ये नंबर जो है वो कभी कभी बड़ा आउटडेटेड भी होता है। भाई मिसाल के तौर पे एक दिन में 1,000 लोग मिसाल है पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड जिनका बनाया गया है वो 600 है। तो 400 लोग तो गिनती में ही नहीं आएंगे। वैसे ही मरने वाले लोग मिसाल ले लो 500 हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ 100 आए हुए हैं, 400 का रिकॉर्ड में डाला ही नहीं है, तो पता ही नहीं लग पाएगा। तो ऐसा होता है। एज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे जो डेटा है उसको सही तरीके से सिक्योर नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली इन चक्करों में ये मामला हो जाता है। सही है जी। अच्छा, अब उसके बाद एग्जामिनर आपसे एक बड़ा ही रफ क्वेश्चन करता है, और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई हाउ डेथ रेट फॉलन, यानी डेथ रेट यानी जो लोग मरते हैं उस चीज को हम कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने इनके अंदर ना ये नोट्स आपको भी मैम मोमिना ने ट्रांसफर कर दिए होंगे, बट मैं आपको वैसे भी बता दूं कि भाई इसके अंदर आप एक चीज को जरा सही तरीके से समझ जाएं कि जो डेथ रेट फॉल होने की बात हो रही है ना, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेथ रेट फॉल, सो द थिंग इज कि देयर आर सम सर्टेन रीजंस बाय द हेल्प ऑफ विच डेथ रेट आपका कम होता है। कुछ ऐसे सर्टेन रीजंस हैं जिनकी वजह से या जिनकी मदद से हमारा डेथ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मोर अवेयरनेस अबाउट बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की अवेयरनेस जो है वो ज्यादा होगी। लोग जो है वो बैलेंस डाइट खाएंगे। बैलेंस डाइट खाने का मतलब क्या, अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखो मीठा खींच देते हैं लोग। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान सो वी नो अबाउट इट कि भाई लाइक ईद अभी गुजरी है। अच्छा, सबको ईद मुबारक भी हुई, मैं बोल नहीं पाया, याद ही नहीं था। तो अभी ईद के 3 दिन गुजरे हैं। ईद में आपकी जो सबसे स्पेशल डिश होती है वो होती ही आपकी सेवइयाँ, या जिसको आप शीर कोरमा वगैरह कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो भाई ये क्या डिश है, ये स्वीट डिश है। आपके घर में कोई आपसे मिलने आता है तो वो आपके पास मिठाई लाएगा या केक लाएगा। भाई एक चीज नोट करना, कोई तुम्हारे घर में आ रहा होता है तो वो ब्रोस्ट नहीं लेकर आता, वो टिक्के लेके नहीं आता, वो बिरयानी लेके नहीं आता, वो कोई मीठी चीज लेकर आता है। लेट्स से इट इज स्वीट्स लाइक मिठाइयाँ और अ केक। तो आपकी ये बैलेंस डाइट नहीं होती। हमारे यहाँ मीठा खाया जाता है तो बहुत खा लेते हैं, स्पाइसेस खाते हैं तो बहुत स्पाइसी खा लेते हैं, फैट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है। उससे होता यह है कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का बढ़ता है, दिल की बीमारियां होती हैं, लिवर की बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारियां होती हैं, और इस वजह से लोगों की मौत जो है वो हो जाती है। तो अगर लोग बैलेंस डाइट लेंगे, चीजें सही खाएंगे, साफ सुथरी खाएंगे, नेचर वाइज खाएंगे, तो जाहिर है उनकी लंबी जिंदगी होगी। ठीक है, वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो एक तरीका बताया जाता है। फिर क्लीन एंड फ्रेश वाटर, दैट इज वन ऑफ द बेसिक नीड। ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर द सिटी एरियाज बट इट इज ऑल्सो फॉर दोज एरियाज विच इज नोन एज योर रूरल एरिया। लाइक वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ एरियाज इन पाकिस्तान, वन इज रूरल एंड अदर वन इज अर्बन। अर्बन मीन्स शहरी एंड रूरल मीन्स आपका गांव का इलाका। तो देखो, शहरी इलाकों में भी पानी के क्लीनलीनेस के मसले हैं। शहर के भी बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर साफ सुथरा पानी अवेलेबल नहीं होता, बल्कि कभी कभी गांव से ज्यादा कंटेमिनेटेड पानी जो है वो आपको शहर में मिलता है, क्योंकि शहर में फैक्ट्रीज हैं, केमिकल जो आपके ड्रग स्टोर्स हैं, केमिकल स्टोर्स हैं, उनका जो वेस्ट होता है उसको बहा दिया जाता है पानी के अंदर। वो पानी से होता हवाता हुआ आपके साफ सुथरे पानी में मिल जाता है, उसको टॉक्सिक बना देता है, उसको जहरीला बना देता है। तो इस वजह से हमें नुकसान होता है। तो अगर हम क्लीन और फ्रेश वाटर पियेंगे तो जाहिर है ये हमारे लिए बेहतर है। नंबर थर्ड के ऊपर आता है बेटर सैनिटेशन। सैनिटेशन बेटर होने में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा वॉशरूम हो नीट एंड क्लीन हो, और जो आपके पास सेवरेज वगैरह का सिस्टम है वो नीट एंड क्लीन हो। क्योंकि जितनी गंदगी है सेवरेज वगैरह के आसपास होती है,
उसी से मॉस्किटोज वगैरह बनते हैं, डिफरेंट कीड़े निकलते हैं उससे, वो आपकी बॉडी को टच करते हैं, आपको 4 बीमारियां लगती हैं, बंदा मरता है। तो सैनिटेशन बेटर होगी, सफाई सुथराई का इंतजाम परफेक्ट होगा, तो मुख्तलिफ बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, मोर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन की एक बड़ी छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप जितना नीट एंड क्लीन रहेंगे, उतना ही बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और जितना आप गंदे रहेंगे, बीमारियां आपके उतने करीब आती रहेंगी। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है। तो पर्सनल हाइजीन आप रखेंगे तो डेथ रेट कम होता है, लोगों की जिंदगियां लंबी होती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए रिमोट एरियाज, विच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, मोर मेडिकल फैसिलिटीज। यानी कि रिमोट एरियाज का मतलब ये कि भाई कच्चे के इलाके या पहाड़ी इलाके जहाँ पर हॉस्पिटल बनाना कुछ खास मुमकिन ना हो, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, छोटे क्लिनिक्स बना दिए जाए, मोबाइल क्लिनिक्स बना दिए जाए ट्रक वगैरह के अंदर, या वो जो शेजोर वगैरह होते हैं उनके अंदर क्लिनिक्स बना दिए जाए जो बने हुए भी हैं। उनसे ये हो सकता है कि भाई आपको फर्स्ट एड मेडिसिन मिल सकती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइफ सेवर होता है, इससे डेथ रेट कम होता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेहतर की जाए ताकि पेशेंट्स को ऑन टाइम पहुंचाया जा सके हॉस्पिटल, और अगर बेहतर होगी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो उनकी लाइफ सेव हो सकेगी। फिर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन। पाकिस्तान के अंदर दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट एट मेनी प्लेसेस वी कैन नॉट इजीली फाइंड लाइफ सेविंग मेडिसिन। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ड्रग स्टोर्स व्हेन यू गो ओवर देयर, सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर आउट ऑफ स्टॉक, और दे आर वे टू एक्सपेंसिव फॉर अ पुअर पर्सन टू कैरी ऑन विद इट। सो नाउ हाउ कैन वी वर्क ऑन इट, हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? इजी अवेलेबिलिटी होगी लाइफ सेविंग मेडिसिन की, तो ऑब्वियसली ये लाइफ सेव करेगी और डेथ रेट आपका कम हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, इफ वी प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, so भाई this thing is far more good for those people who are not able to afford medical facilities, सही है ना? तो जब गरीबों के लिए भी आप मेडिकल फैसिलिटीज का जो है वो इंतजाम कर देंगे, तो दैट वुड बी गुड फॉर देम। यानी ये उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और डेथ रेट आपका कम होगा। एम आई क्लियर? तो ये चीज आपकी डेथ रेट फॉल को क्लियर करती है। उसके बाद आपके पास है भाई, वाई देयर इज हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट ज्यादा क्यों है? ठीक है भाई, देखो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ओवर पॉपुलेशन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती है। अच्छा, एक ओवर पॉपुलेशन के लिए एक बड़ी खास फिनोमेना तुम्हें समझाऊं, तुम देखना, गांव वगैरह के लोगों में ओवर पॉपुलेशन ज्यादा होगी और शहर के लोगों में ओवर पॉपुलेशन कम होगी। उनकी पॉपुलेशन मेंटेन्ड होती है। उसकी वजह यह है कि जो शहरी बंदा है, अच्छा देखो ये चैप्टर थोड़ा सा गैर इस्लामी है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो बात बिल्कुल उल्टी है। लेकिन हम क्योंकि साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो जो है वो बताऊंगा। तो इसके अंदर यही है कि भाई कम बच्चे अगर लोगों के होंगे तो वो लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं, अच्छा पहना सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। ज्यादा बच्चे होंगे तो भाई जाहिर है बंदे की अर्निंग अगर इतनी नहीं है तो फिर क्या होगा कि बच्चों के ऊपर खर्च आप सही से नहीं कर सकोगे, लाइफस्टाइल में फर्क आएगा, उनकी पढ़ाई में फर्क आएगा, 10 मसले होंगे। दूसरी चीज है इलिटरेसी रेट अगर हाई हो तो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं। इलिटरेसी आई सॉरी लिटरेसी रेट अगर हाई हो, यानी पढ़े लिखे लोग हो, तो फैमिली प्लानिंग होती है। लेकिन अगर इलिटरेसी ज्यादा होगी तो देयर वुड बी नो फैमिली प्लानिंग। लिटरेट बंदा होता है ना, वो सोचता है कि भाई मेरे 2 बच्चे होंगे तो मैं दोनों के लिए पैसे जमा करूंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को अमेरिका भेजूंगा, एक को कनाडा भेजूंगा, फॉर दैट पर्पज दे सेव मनी। एंड दे थॉट कि भाई 2 kids आर इनफ, क्योंकि अगर ज्यादा होंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। सो अकॉर्डिंग टू देम 2 kids आर इनफ, वो इस तरीके से सोच रहे होते हैं। मगर यहाँ पे जो मसला है वो यही है कि भाई इलिटरेट जो बंदा होता है ना, उसके बच्चे पैदा होते रहते हैं, उसका यही होता है कि भाई मुझे एक मजदूर और मिल जाएगा, मुझे हाथ बटाने वाला एक बंदा और मिल जाएगा, सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट अवेलेबल इन रिमोट एरियाज एंड एज वेल एज दे आर एक्सपेंसिव टू। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाती हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंड दीज आर यूज बाय द वुमेन्स। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। फिर उसके बाद लार्ज फैमिलीज आर कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग इन इस्लाम बेसिकली, यानी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लाम, कि भाई बर्थ रेट इस वजह से और बढ़ता है कि भाई मजहबी घरानों में आप एक चीज देखा करें कि हर मजहबी घराने की, खैर मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक होता है रिलीजियस फैक्टर होता है, तो वहां पे बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि ये समझा जाता है कि भाई ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है, और जाहिर है भी। तो ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है तो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इट्स ओके। सो लेकिन ये एक रीजन है जिसकी वजह से बर्थ रेट आपका बढ़ता है, डिजायर फॉर मोर सन्स।
कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम क्यों लूं, मुसलमानों में भी हैं, अंग्रेजों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, हर उसमें, कि भाई बेटों की जो ख्वाहिश होती है वो लोग ज्यादा कर देते हैं। उस चक्कर में ये होता है कि भाई मिसाल ले लो, किसी की दो तीन चार बेटियां भी हो जाती हैं, पांच बेटियां हो जाती हैं, बेटे नहीं होने के चक्कर में उनकी बेटियां पैदा हो रही होती हैं, तो उनका जो डिजायर फॉर मोर सन्स है ना, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर अर्ली मैरिजेस, गांव वगैरह में लड़कियों की शादियां अर्ली हो जाती हैं, सो दैट्स हाउ बर्थ ज्यादा होती है। और यहाँ पर होता ये है कि गांव के इलाकों में ज्यादातर जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं। सो वो बेसिकली ये करते हैं कि भाई वो मशीनरी वगैरह तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो उनके ज्यादा बच्चे होंगे तो वो एक तरीके से लेबर में उनका हाथ बटाएंगे। सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से एक तो बर्थ रेट को फॉल करते हुए हमने दिखाया, और दूसरा बर्थ आई मीन डेथ रेट को फॉल करते हुए दिखाया, और दूसरा बर्थ रेट जो बढ़ रही है उसका रीजन हमने बताया। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है रीजंस फॉर रिडक्शन इन बर्थ रेट, यानी बर्थ रेट में रिडक्शन क्यों आती है, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मतलब कम कैसे हो जाता है, बर्थ रेट बच्चों का कम कैसे होता है। कम के रीजंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर वन, कि भाई लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, लिटरेसी रेट बढ़ता है। फिर जो यंग लोग हैं, यंग पीपल हैं, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशंस, यानी वो ट्रेडिशन को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या मामला आता है ये, क्यों इतनी ज्यादा आपका जो है वो कहना चाहिए कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, या आपका जो है वो मामला हो रहा है, हम कम बच्चे करेंगे उससे ये होगा कि भाई हम उनको अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, फॉर दैट पर्पस कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल करे जाएं रिमोट एरियाज में, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती भी है, कर भी रही है, करती भी है। ठीक है। एज वेल एज मेनी वुमेन्स आर गेटिंग हायर एजुकेशन, फॉर दैट पर्पस दे चूज देयर करियर्स ओवर मैरिजेस, यानी आजकल जो लड़कियां हैं वो अपने करियर को पहले ऑप्ट करती हैं एज कम्पेयर टू मैरिजेस, तो जाहिर है उनकी मैरिज जो है वो लेट हो जाती है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज को लोग आजकल समझते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखने के लिए करते हैं, एज वेल एज एजुकेशन और हेल्थ जो है वो अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, तो लोग यही सोचते हैं कि भाई कम होंगे बच्चे तो ये वाले एक्सपेंसेस जो है वो उनके बेरेबल होंगे, अगर ज्यादा होंगे तो बेयर करना जो है वो आसान बात नहीं होगी। अच्छा, ग्रोथ रेट पाकिस्तान का हाई क्यों है? ये जो दो सवाल लिखे हुए हैं ना आप पे, वाई ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इज हाई, तो ये एक बार आपका उसमें आ चुका है, यानी पास पेपर के अंदर आ चुका हुआ है। तो देखो, ग्रोथ जो रेट है पाकिस्तान का हाई इस वजह से है कि हमारे यहाँ बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, यानी लोग मरते कम हैं और पैदा ज्यादा होते हैं, इस वजह से ग्रोथ रेट ना हमारा बहुत है। यानी कि आपके मिसाल ले लो, मर रहे 10 हैं और पैदा आपके 100 हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसलिए ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा है, यानी 90 का डिफरेंस आ रहा है। पाकिस्तान में एक हाई बर्थ रेट का रीजन अफगान रिफ्यूजीज भी हैं, जो कि हमने जियाउल हक साहब के जमाने में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने अफगान रिफ्यूजीज को आने दिया था, अब तो उनकी थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में रह रही है। समझ गए ना, तो उन वो लोग आए, उनकी वजह से एक पॉपुलेशन इंस्टेंट आपकी बढ़ी थी। अच्छा, अफगानीज पाकिस्तान माइग्रेट करके क्यों आए थे? पुश और पुल फैक्टर का मतलब समझना। पुश फैक्टर का मतलब ये कि भाई जिसकी वजह से उनको वहां से धक्का दे के निकाला गया हो, मजबूरी हो, और पुल फैक्टर ये कि भाई जिसकी वजह से वो खींचे चले आए। तो पुश फैक्टर ये था, अफगानिस्तान में वॉर हो रही थी, रशिया अफगानिस्तान वॉर जो मैंने आपको बताई थी 70s 80s की। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां पे पॉलिटिकल मामलात बड़े खराब। दूसरा तीसरा मसला ड्राउट, यानी कि कहत होना। वैसे ही अच्छा खासा डेजर्टेड इलाका है, तो वहां पे आपका क्रॉप्स वगैरह का ग्रो होना बहुत ही कम है। सो दैट दीज आर द थ्री रीजंस। और पुल फैक्टर क्या है? भाई पाकिस्तान से रिलीजियस आए हैं, वो भी मुसलमान मुल्क, हम भी मुसलमान मुल्क, उनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में रहते हैं, बॉर्डर हमारा ओपन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब तो खैर बॉर्डर के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन हो गए, वरना एक अरसे तक बॉर्डर ओपन था, यानी पैदल चलते हुए अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आ जाते थे, पाकिस्तान से चलते चलते अफगानिस्तान चले जाते थे। फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है दे आर फार मोर बेटर। फिर नेक्स्ट डोर नेबर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट डोर नेबर्स? यानी बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो जाहिर है हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, दैट इज वाई उन्होंने अफगानियों को सबसे ज्यादा करीब तरीन मुल्क हमारा ही लगा कि भाई माइग्रेट यहाँ पे कर जाए। अच्छा, क्यों कुछ लोग जो है वो एमिग्रेट कर जाते हैं पाकिस्तान से? अच्छा, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, एमिग्रेट का मतलब टू एग्जिट फ्रॉम द फ्रॉम अ कंट्री, एग्जिट फ्रॉम वन प्लेस, यानी किसी एक जगह से एग्जिट करना, चले जाना। तो भाई पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जाते हैं? बड़ी कॉमन सी बात है, नौकरी के लिए जाते हैं, हायर वेजेस के लिए जाते हैं, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के अंदर फॉर प्रोफेशनल्स, इस वजह से जाते हैं,
टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी का मसला है, अपनी फैमिलीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी बाहर लोग उनके गए हुए हैं उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए चले जाते हैं, अलॉन्ग विद इट हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, और अपनी जो इनकम होती है ना, वो अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान में भेजने के लिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन बातें समझ लेना। एक, लोग जाते हैं एजुकेशन के लिए। नंबर दो, जाते हैं जॉब पर्पस के लिए। नंबर थर्ड, वो जाते हैं पाकिस्तान के हालात खराब है, टेररिस्ट एक्टिविटीज है, मुश्किलें हैं। चौथा, वो इसलिए जाते हैं कि बाहर मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर है। पांचवा, इसलिए जाते हैं उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है। ये वो पांच रीजंस हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना जरा नुकसान समझना। फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी समझना। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल इमिग्रेशन फॉर पाकिस्तानी पीपल, यानी जो पाकिस्तानी यहाँ से एमिग्रेट करते हैं उनके लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, हमें ये सारे सारे नहीं करने, थ्री थ्री एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर मोर देन एनफ, क्योंकि ये वाला सवाल अगर आएगा भी तो नॉट मोर देन 2 मार्क्स, कभी भी नहीं आएगा 2 मार्क्स से ज्यादा। तो आपको तीन एडवांटेज तीन डिसएडवांटेज पता है, दे आर मोर देन एनफ। तीन एडवांटेज इसके क्या है भाई? नंबर वन, ये एडवांटेज होता है कि पाकिस्तान से बाहर जाओगे, इनकम आपकी हाई होगी। यानी वो एक अक्सर जुमला कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान में बैंक के अंदर एक मैनेजर बैठा हुआ और अमेरिका के अंदर पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर एक बंदा पेट्रोल भर रहा हो, तो पेट्रोल भरने वाले की तनख्वाह ज्यादा होती है। तनख्वाह उसकी ऐसे ज्यादा नहीं होती कि उसकी यूएस में ज्यादा है, यूएस में तो वो गरीब ही है, लेकिन वो पाकिस्तान जब भेजेगा ना अपने पैसे, तो वो अमीर हो जाता है। इस वजह से उसकी इनकम को कहा जाता है कि भाई हायर। फिर रेमिटेंस सेंट होम, फिर जो बंदा बाहर जाता है वो बाहर से पैसे पाकिस्तान में भेजता है, पाकिस्तान में पैसे कन्वर्ट होते हैं, वो फिर ज्यादा होते हैं, यहाँ फायदा होता है। एंड जॉब्स फॉर एजुकेटेड पीपल, बाहर मुल्क में ना एजुकेटेड लोगों के लिए ना जॉब बहुत ज्यादा है, नौकरी बहुत ज्यादा है, डॉक्टर इंजीनियर्स की इज्जत बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में उस लेवल पर नहीं है। लिविंग कंडीशन बाहर बेहतर है, रिलीजियस फ्रीडम है, मजहब के नाम पर आपको, वैसे तो अब खैर ये सब कहने वाली बातें हैं, अब तो बाहर मुल्कों में भी मजहब के नाम पे बड़े मसले होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से कहा जाता है कि रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है। बेटर फूड को मैंने इन्वॉल्व किया था, वो मैंने बुक से देख के किया था, बट वी कैन नॉट इन्वॉल्व बेटर फूड। इसको आप ये कह सकते हैं कि भाई आपका जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो बेटर होती है। इट्स नॉट अबाउट बेटर फूड, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड विच इज बेटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डिसएडवांटेज इसका ये है कि भाई हमारे एजुकेटेड वर्कर्स पाकिस्तान से चले जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे अकाउंटेंट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे प्रोफेसर्स, जब उनको अच्छी ऑफर मिलती है पाकिस्तान से बाहर, सो दे लीव पाकिस्तान इमीडिएटली, यानी वो पाकिस्तान छोड़ने से पहले एक सेकंड सोचते नहीं हैं और छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर समटाइम्स क्वालिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान में नॉट बी एक्सेप्टेड। पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड मोर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब्रॉड। द रियल रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान विच आर गवर्नमेंट आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग टू आर स्टूडेंट्स, they are not up to the mark, or they are not 100% comparable as compared to international qualification. I'm not saying each and every university in Pakistan is not good, but majority of them are not good, ठीक है। There are some universities which are very good, which can easily compare with any high level institution abroad, but there are most of such universities, in Pakistan, which are not capable enough to provide high quality education, especially when we are going to compare it with some foreign countries. So that's how, जो यहाँ से एमिग्रेट करते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो जा रहे होते हैं, मगर जाहिर है उन यहाँ से वो जाते हैं तो उनको उनकी डिग्री पे कुछ नहीं मिलता, बिकॉज देयर क्वालिफिकेशन मे नॉट बी एक्सेप्टेड। फिर अनदर थिंग इज लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी इफ यू आर गोइंग टू एन इंग्लिश कंट्री, तो जाहिर है सम टाइम इट वुड बी इजी, बिकॉज पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो दैट वुड बी इजी फॉर अस, क्योंकि बचपन से हम इंग्लिश जो है वो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत तो हमें आती है। बट वेन यू गो टू यूरोप, तो फिर वहां पर उनकी अपनी जुबान जो है वो ज्यादा चलती है। लेट्स से इफ यू गो टू जर्मनी, so they used to speak in German more as compared to any other language. When you go to France, they used to speak in French. When you go to Spain, they used to speak in Spanish, ठीक है। So the thing is कि भाई most of these countries are dependent on their own language. So it create problem for those who emigrate from Pakistan or India or Bangladesh or anywhere. And right now we are studying Pakistani studies, so we are going to talk about only Pakistan. So our native language is Urdu. We know a bit English, but when we are going to talk about some European language, so obviously
those languages are not piece of cake, and most of us don't even know about those things until and unless we learn how to speak, we learn how to write, and we learn to understand that particular language. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है. फिर prejudice, this is another problem. Extremism, there are lots of countries abroad which shows extremism or extremist behavior to the brown people, which we are. यानी पाकिस्तानीज ब्राउन कहलाते हैं, हम लोग ब्राउन कहलाते हैं. यानी तीन तरीके की मेन कौमें होती हैं, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन तीन मेन है, एक ब्लैक वाइट और तीसरी ब्राउन. ब्राउन हम एशियंस हैं. तो ये जो एशियंस वाला मसला है, ये एक एक्सट्रीमिज्म फेस करना पड़ता है. फिर परमिशंस, नीड फॉर परमिट्स, when you shifted abroad, so there are multiple permits which you have to get from those countries. फिर उसके बाद पुअर वर्किंग और लिविंग कंडीशन, समटाइम्स दिस हैपेंस. यानी कि होता ये है कि भाई पाकिस्तानी जो सऊदीया या दुबई वगैरह जाते हैं वहां पर समटाइम्स लिविंग कंडीशन बहुत पुअर होता है, होम सिकनेस होती है, घर याद आता है आपको. ठीक है, ये एक मसला होता है. फिर उसके बाद ट्रैफिकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं. ट्रैफिकर्स कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? आप पढ़े लिखे हो, आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही तरीके से जा रहे होगे, आपके चार लोग ऑलरेडी गए हुए होंगे. लेकिन अब इसमें होता ये है कि ट्रैवल एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वो गरीब लोगों से पैसे लेकर उनको बेवकूफ़ बना देते हैं. पानी के जहाज पे बैठा के मतलब आपका केवाड़ी से मनोड़ा पे ले जाके उतार देते हैं और बोलते हैं हम दुबई आ जाएगा, चलते जाओ. ऐसा हो चुका है बहुत मरतबा लोगों के साथ. तो ऑब्वियसली ये एक ट्रैफिकर्स का मसला होता है जो कि एक नुकसानदेह चीज है. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास है कि भाई कुछ लोग सीजनल माइग्रेशन क्यों करते हैं? वाई डू सम पीपल इन पाकिस्तान मेक सीजनल माइग्रेशन? एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर. यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल माइग्रेशन? अच्छा, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सीजनल माइग्रेशन की, विच यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. अभी रमजान गुजरा है ना, इस वजह से रमजान में एक चीज नोट किया करो. जाहिर है आप लोग शॉपिंग पे गए ही होगे, किसी न किसी बाजार, किसी न किसी मॉल के आसपास गए होगे, बाहर किसी किसी दिन हो सकता है खाना खाने भी गए हो, रोड साइड अगर खाना खाया हो, तो आपने एक चीज नोट की हो कि फकीरों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया. ये जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, भीख मांगने वाले हैं, फकीर हैं, इनकी तादाद में बहुत इजाफा हो गया. ये सीजनल माइग्रेंट्स हैं. यानी कि गांव से शहर आ जाते हैं पूरे रमजान में ईद मनाने के लिए यहीं पे, और पूरा रमजान ये यहाँ पे भीख मांगते हैं. क्योंकि इनको पता है जक़ात, फितरा, अतियात, डिफरेंट किस्म के पैसे लोग रमजानों में देते हैं. खाना तीन टाइम इनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से मिल ही जाएगा. मतलब तीन टाइम से मतलब अफ्तार और रात का खाना वगैरह फ्री में कितनी जगहों पर हो ही रहा होता है. तो ये भिखारी एक तरीके से पल रहे होते हैं और ये करते हैं सीजनल माइग्रेशन. अच्छा, मैं सिर्फ इनके सीजनल माइग्रेशन की बात नहीं कर रहा. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ हैविंग सीजनल माइग्रेशन. दिस इज द वन वे, एंड देयर आर सम अदर वेज ऑफ सीजनल माइग्रेशन एज वेल. दिस इज द ओनली वन वे दैट्स हाउ सीजनल माइग्रेशन अकर्स. यानी कि ये एक तरीका है सीजनल माइग्रेशन का, बट देयर आर अदर वेज ऑफ सीजनल माइग्रेशन एज वेल. कि भाई मिसाल ले लो, जैसे सामने लिखा हुआ है क्लाइमेट खराब है, बलूचिस्तान का क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब है, तो फॉर दैट पर्पज फ्रॉम बलूचिस्तान लोग क्या करते हैं, माइग्रेट एक सिटी से दूसरी सिटी में कर जाते हैं. फ्लड अगर आ जाए तो फ्लड की वजह से एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है. ट्रांसह्यूमेंस वाले, यानी कि जो अपने कैटल्स वगैरह को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो उनका मामला होता है. नोमैडिक नोमैडिक वो होते हैं कि भाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देयर कैटल. और बहुत सी शुगर मिल्स और आपकी जो कल्टीवेशन का काम है वो समटाइम्स सीजनल होता है. सो बिकॉज ऑफ सीजनल इम्पैक्ट लोग क्या करते हैं कि भाई जब तक सीजन में काम चल रहा है तब तक गुड टू गो है. जब सीजन में काम खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है फिर क्या किया जाता है कि भाई वो लोग अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. सही है. सो दिस वाज द थिंग व्हिच हैपेंस, कि भाई व्हाई डू सम पीपल मेक सीजनल माइग्रेशन. ये वो सूरत है कि जब कोई सवाल करता है कि सीजनल माइग्रेशन क्यों होती है, तो दीज आर द रीजन ड्यू टू व्हिच सीजनल माइग्रेशन अकर्स. अच्छा, अब जरा उसके बाद आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होती है. अच्छा, ये टॉपिक खत्म कराने के बाद, पुश एंड पुल फैक्टर्स के बाद, हमारा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा. यानी ये क्लास ओवर होगी और फिर उसके बाद 10 मिनट का गैप होगा, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन. तो आप लोग इतनी देर में स्ट्रेच कर लेना, वॉक शॉक कर लेना, चाय पीनी हो चाय पी लेना, ठीक है. और फिर वापस से हम ज्वाइन करेंगे. 10 to 12 मिनट्स का गैप आता है, क्योंकि आप 40 मिनट्स के बाद ही क्लास एंड करते हो ना, तो फौरन से रीज्वाइन नहीं होती. नहीं, दोबारा रीज्वाइन होने में वो 8 to 12 मिनट का एक गैप होता है बीच का. है. तो लोग गांव से शहर क्यों आते हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होती है, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं. इसका सबसे पहले पुश फैक्टर्स अभी करते हैं, पुल फैक्टर दूसरी स्टार्ट होगी क्लास तो उसमें करेंगे आफ्टर 12 to 15 मिनट्स.
पुश फैक्टर के अंदर भाई होता ये है कि भाई लैक ऑफ जॉब्स रूरल एरिया के अंदर, रूरल एरियाज जो हैं इसके अंदर नौकरियां कम है, गांव में नौकरियां कम है, मैकेनाइजेशन का इशू है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं, उनका काम नहीं चल रहा होता, पैसे नहीं आ रहे होते, तो वो अपने आप को शिफ्ट करते हैं, गांव छोड़कर वो शहर की तरफ आते हैं। फार्म लैंड जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से रिड्यूस हो रही है, सही है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग घर बना रहे हैं, दुकानें बना रहे हैं, तो जो फार्म लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका साइज कम होता जा रहा है। इस वजह से लोग गांव छोड़कर आते हैं। फ्लडिंग, सैलाब आ जाने की वजह से लोग शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। लैक ऑफ सर्विसेज इन विलेज, ये जो गोठ वगैरह होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो सर्विसेज हैं उनकी बहुत ज्यादा कमी होती है, सर्विसेज नहीं होते। फिर उसके बाद है लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है गांव वगैरह में ना। अच्छा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज का मतलब कुछ भी अलग नहीं है। एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दे दूं कि भाई ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको, कराची में तो आपको 10 चीजें मिल जाएंगी ना, बैडमिंटन खेलने की जगह, पैडल खेलने की जगह तो स्नूकर है, तो आपका प्ले ग्राउंड है, भले अच्छा है, सही है, जो भी है। आजकल तो वो इंडोर इतने सारे बन गए, पैसा दें और आप खेल रहे हैं, वो अलग बात है, हुकूमत ने नहीं दिया लेकिन है तो। लेकिन गांव में आपको ये रिक्रिएशन फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। फिर पोवर्टी है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, एंड ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड है ना, यानी कि जो जमींदार वडेरे होते हैं, ये बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं, और ये अपनी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ बदमाशी जो है वो दिखाते भी हैं। समझ गए ना। सो दीज आर द पुश फैक्टर्स, ये वो पुश फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मजबूर होकर एक शख्स गांव से निकलकर शहर आता है, ठीक है ना। पुल फैक्टर्स भी अभी देख लेते हैं क्योंकि 4 मिनट है हमारे पास। पुल फैक्टर में ये है, मतलब जिस वजह से गांव से लोग खिंचे खिंचे आते हैं शहर की तरफ। पहला है बेटर एजुकेशन, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो एजुकेशन बेहतर मिलेगी, तो लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं। मोर जॉब्स, वेल पेड जॉब्स, यहाँ पे नौकरियां ज्यादा हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज यहाँ पे अच्छी है, हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी है, एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन, यानी इंटरनेट प्रॉपर मिलता है, फोन सर्विसेज मिलती हैं, तो 10 चीजें हैं। तो पॉजिटिविटी हजार है जिसको देखते हुए लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ आते हैं और शहर से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज द क्लास। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा से एक रनिंग लिंक दे दूंगा, तो हम उसको रिज्वाइन करते हैं। जब तक आप लोग थोड़ा वर्कशॉप कर लें, रिलैक्स कर लें, देन आई विल ज्वाइन अगेन, और आज ये टॉपिक खत्म करके ही उठेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर 15 मिनट बाद। बस बेटा, अभी क्लास स्टार्ट होगी ना दोबारा भरे, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन पूछना ही है तो मैंने कहा था ना कि आप माइक ऑन कर सकती हैं, इट्स ओके।